वेलकम बैक व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। जो शक्तियां होती हैं वह केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर है संघीय सरकार, जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार में होता है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। जो संघीय मॉडल है उसमें राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। जो भारत का सिस्टम है वह यहां पर संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। पहला, देश का बृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। एक तो बड़ा आकार देश का, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद एक भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये भारत की संघीय व्यवस्था है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल
अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यहां पर केंद्र सशक्त है राज्यों से। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। पहला, इसका निर्माण, यानी कि विखंडित होने के तरीकों। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग। कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा है इसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। राज्यों की तुलना में केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति अर्थात दोहरी राज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है। केंद्र अपने मामलों को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। अगली विशेषता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है, वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। लिखित भी है और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः अगर बात करें, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थीं। यहां से प्रश्न बन सकता है कि मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद? 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय 2016 के अनुसार इसमें 450 अनुच्छेद, 24 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। तीसरा है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। जो 7वीं अनुसूची है वह दोनों से संबंधित है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं। मूलतः 97 विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं। मूलतः 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः 47 विषय हैं। तो राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, केंद्र सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाता है। समवर्ती सूची पर कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र।
संवर्धित सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अगर संवर्धित सूची में कोई टकराव होता है तो केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। कि जो भी कानून बना है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। पांचवा है कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित हैं, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संतुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की संतुति के आधार पर ही इनमें संशोधन किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। सातवां और अंतिम, द्विसदनीय अर्थात दो सदन। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा और निम्न सदन अर्थात लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का पूर्ण रूप से। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है।